why are exit polls necessary at all? नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है आप. बंगाल में did the voters tell you that they are scared to say anything or you came to No, the they say conclusion? सॉरी बात ही नहीं करनी. Do you think that the Indian voter is a smart voter? Are they mature? अरे भाई मुझे बताओ, 1500 रुपए में किसी का कोई जीवन चलता है क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये पूछ रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट बंगाल. इस जीत से पूरे के पूरे देश की दशा और दिशा बदल सकती है एज फार एज द इकोनॉमी. यूपी जरा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट है, पंजाब में मिक्स है. Hello. The 2026 assembly elections were full of surprises. In West Bengal, the rout of Mamata Banerjee and her TMC was a surprise, at least to most political observers and analysts. In Tamil Nadu, TVK led by actor Vijay sprung a surprise, which no analyst had imagined and no exit pollster had predicted, except one. Access My India sprang quite a surprise by predicting Vijay's Vijay with such pinpoint accuracy. So many eyebrows were raised at its prediction, but Access also played it safe in Bengal and decided not to take the risk of embarrassing itself. Therefore, it did not disclose the result from Bengal at all. We are talking today to Access My India's chief Pradeep Gupta on the science of exit polls, the road to victory for BJP and TVK, the rising voice of women voters, the declining influence of Muslim voters, and the unfathomable, unpredictable mind of the Indian voter. Pradeep, congratulations on an amazing poll prediction and welcome to PTI's podcast. It's a pleasure and delight to have you with us. थैंक यू वेरी मच विजय जी. प्रदीप जी, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि जो असेंबली पोल्स हुए उसमें बड़े सरप्राइजेस हुए. देयर वाज द सरप्राइज ऑफ बंगाल रिजल्ट्स, देयर वाज द सरप्राइज ऑफ तमिलनाडु रिजल्ट, एंड द बिगेस्ट सरप्राइज वाज दैट यू प्रेडिक्टेड तमिलनाडु इलेक्शंस टू सच पिन पॉइंट एक्यूरेसी. तो ये आपसे पूछना है, इट वाज क्वाइट अ रिस्क. नोबडी एल्स वाज प्रेडिक्टिंग. सब लोग विजय के टीवी के पार्टी को 20-25 सीट्स दे रहे थे और आपने एकदम एग्जैक्टली आपने बताया कि कितने मिलेंगे. इतना बड़ा रिस्क लिया, इट मस्ट हैव बीन रियली स्ट्रेसफुल, नहीं? विजय जी, एक्सिस माई इंडिया की टीम है जो ग्राउंड में मेहनत करती है, और जो मेहनत के बाद जो आंकड़े आते हैं जिसको आप डेटा कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वी नीड टू डू द एनालिसिस, द थॉरो एनालिसिस. और यदि उस एनालिसिस में ये देखें कि जो ग्राउंड से डेटा आ रहा है उसमें कन्विक्शन है, सच्चाई है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आ रही है बायस की, तो फिर उसको बोर्ड पे लगाने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं. ये लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो बाकी एजेंसीज ने नहीं किया? अब देखिए, बाकी एजेंसीज़ के बारे में उनकी मेथोडोलॉजी शायद अलग होगी, उनके तौर तरीके अलग होंगे. कुछ लोग आज के समय में कैपी हम लोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू, जो फेस टू फेस रूबरू होके घर पहुंच के करते हैं. अच्छा. कुछ लोग टेलीफोनिक करते हैं, उसको कैटी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू. आज के एआई के ज़माने में कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं, लिंक बेस करते हैं कि अमुक लोगों को लिंक भेज दिया और उन्होंने अपना जो भी उनका प्रेफरेंस है वोटिंग वगैरह उन्होंने दे दिया. तो मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया की मेथोडोलॉजी इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. फेस टू फेस इंटरव्यू विद रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग. Okay. And this is what we do, and our groundwork start 1 year prior to the election. So it's not that we were seeing the Vijay emerging as a front runner. It's the full 1 year time. Earlier it was coming roughly about 25% vote share about 6 months back, then to 28% 3 months back, then to 30% about a month back, and after the polling or during the polling it rise to 35%. Okay. So this was the trajectory, and reason is very simple. Until and unless there are candidates put up on the board, nobody believes this, nobody knows this कि who is going to be contesting. फिर अलायंस की बातें भी चलते रहती हैं 1 year prior to this, फिर तरह तरह के करूर का इंसिडेंट हुआ वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि ही इज़ इन द फोर फ्रंट. लेकिन कितनी सीटें आएंगी, क्या इतनी आएंगी कि सरकार बनाने के करीब होंगे, क्या नंबर 1 पार्टी होगी, दिस वाज द क्वेश्चन. Okay.
तो मेरे हिसाब से जो विजय की विक्ट्री को जो हम सब लोग देखते हैं मीडिया में या आउटसाइड से, मैं सबको ये कहता हूँ कि यदि आपको ग्रेजुएट भी करना है तो जब आप स्टार्ट करेंगे डे 1 विच इज़ द स्टैंडर्ड 1, आपको 15 साल लगते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। 12+3 कम से कम इतना तो लगेगा। आज के समय तो और 3 साल पहले स्टडी शुरू हो जाती है। तो विजय को आप देखेंगे 30 साल से वो फिल्म में, पिछले 20 साल से तो स्टारडम में, और तमिलनाडु में जो सेलिब्रिटी या सिनेमा फॉलोइंग जो होती है वो ज़बरदस्त हाईएस्ट लेवल पे होती है। आज से नहीं, एमजीआर और उसके पहले से भी होती है। तो हाउस होल्ड नेम, यानी एक आपको विक्टोरियस होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? एक की ब्रांड इक्विटी, हु आर यू। दूसरा, आपकी ब्रांड इक्विटी और वॉट एवर यू आर, इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पर अक्रॉस द स्टेट। सो एज फार एज हु आर यू, वो तो विजय ब्रांड स्टैब्लिश है 30 साल से। वो किस तरह से सीन है, आपने देखेंगे पिछले 10 साल की जो उसकी मूवीज हैं, मोस्टली एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैरेक्टर किया हुआ है, मोस्टली। तो ही इज ऑलरेडी सीन इन दैट फिगर ऑफ लीडरशिप और द पॉलिटिकल लीडरशिप ओवर द ईयर्स। इंटरेस्टिंग। तो उसके साथ साथ ये जब ट्रेजेक्ट्री बन गई, तो अब सवाल आता है पॉलिटिक्स में कि इफ नॉट यू, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, देन हु, व्हाट इज द अल्टरनेट अवेलेबल टू पीपल, एंड इफ दैट अल्टरनेट दे फाइंड क्रेडिबल इनफ, दे कैन ट्रस्ट, दे कैन बिलीव he can make some difference, they go for it. This is the scene, we have seen the trajectory of Vijay. So you're saying that you started work 1 year before. You were already polling prospective voters 1 year in advance, and that is how you reached the conclusion. Right. So इसका मतलब है कि आपके mind में कभी doubt नहीं था when you published the results the day after the polling closed. There was no doubt in your mind that you might be making a blunder. कि था कुछ थोड़ा सा? नहीं, ब्लंडर का देखिए इस तरह से था, थोड़ा था सम एलिमेंट ऑफ डाउट था, इन द सेंस ऑफ आंकड़ों की जब बात करते हैं तो हमारी रेंज हमने क्या दी उस डाउट के चलते, 98 to 120। मेजॉरिटी मार्क जो है 118 का है। Correct. आपने देखा कितना स्ट्रगल किया उन्होंने उस 9 वोट को जुटाने के लिए। 108 सीटें आई उनको, और 2 सीट पे खुद ने लड़े थे तो 107 हो गई वो। तो एक ये 11 सीटों को जुटाने के लिए कितनी तब मेहनत करनी पड़ी। तो नंबर देखिए कि सवाल ये था कि मेजॉरिटी आएगी कि नहीं आएगी, इसके चलते रेंज होती है। रेंज का मतलब होता है 2% वोट शेयर के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। तो हमने वोट शेयर 35 प्रेडिक्ट किया, प्लस माइनस 2%, 35 ही आया, एग्जैक्ट 35। हमने रेंज प्रेडिक्ट की 98 से 120। 120 आते हैं, 18 आते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन बड़ी उसमें 98 से 118 के नीचे आते हैं, यानी अच्छे खासे 20 सीटों के करीब, तो आप सरकार नहीं बनाते। 2 अतिरिक्त सीटें आती हैं तो आप सरकार यानी मेजॉरिटी पाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द रिस्क। तो हमने रिस्क को मिटिगेट किया कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि नंबर 1 पार्टी आने की, सरकार मैंडेट से थोड़ा सा दूर रहने की। तो मिड पॉइंट होता है हमारी रेंज का 109 सीटें, आई 108 सीटें। ग्रेट। तो वहाँ पर भी स्पॉट आनते। फिर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अब स्थिति पॉलिटिकल स्पेस ऐसे क्रिएट हुआ कि तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि पिछले 30 सालों से 20 सालों से लगातार चल रहे हैं। 77 जो एमजीआर ने पहला इलेक्शन जीता था, सरकार बनाई थी, यानी अब उसको लगभग 50 साल हो गए। तो 50 सालों से आप ये कह सकते हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स चल रही थी, एक बार करुणानिधि, एक बार एमजीआर या एआईडीएमके, डीएमके एआईडीएमके। तो आज के ज़माने में जब हम कहते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया है, तो अच्छा खासा यंग इंडिया आ गया, तो यंग तमिलनाडु भी आ गया। और साथ में लेकिन अल्टरनेट, अब डीएमके को यदि वोट नहीं देना है तो एआईडीएमके को देना है। बट एआईडीएमके की भी स्थिति जयललिता के बाद ऐसी है कि इतने फ्रिक्शन हुए, उसमें भी इतने विघटन हुए, इतने स्प्लिट हुए। ओपीएस जो फार्मर चीफ मिनिस्टर थे वो डीएमके में जाके ज्वाइन हो गए, ईपीएस जो थे उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ था। बट वो जो एक मैंने कहा ना अल्टरनेट होना चाहिए, क्रेडिबल अल्टरनेट, उनमें वो अपील नहीं आ रही थी।
सो पीपल वर लुकिंग फॉर द अल्टरनेट एंड उन्होंने विजय को पाया और उसके बाद जो आपके सबके सामने है। आपने बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। इट इज इन हाइंडसाइट इट इज वेरी क्लियर एंड द ऑब्वियसली द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, वी ऑल कुड नॉट सी इट, मोस्ट एनालिस्ट्स कुड नॉट सी इट। योर प्रेडिक्शन वाज बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, 1 year of work, but 1 year ago प्रशांत किशोर had also predicted that विजय will become the chief minister। उन्होंने लिख के ले लीजिए और ये वाला इंटरव्यू मेरा फिर से प्ले करिए। उन्होंने तुक्का मारा था या उनके पास भी कोई साइंस था? नहीं, देखिए क्या होता है कि क्यों कहा था उन्होंने वो भी मैं मुझे बता देता हूँ। क्योंकि उसके 5 साल पहले उनको एंगेज किया स्टालिन ने, डीएमके ने, अपने पॉलिटिकल एडवाइजरी के लिए और स्ट्रेटजी के लिए। तो तमिलनाडु में क्या घटनाएं घट रही है और उनका जो भी कार्य करने की शैली या तरीका है प्रशांत किशोर या आईपैक उस समय, कि वो ही पूरे ये ग्राउंड की तलाश करते हैं और यदि उनको लगता है जिसमें स्पार्क है जिस पार्टी में, वो उसके साथ तैयार हो जाते हैं अपना एसोसिएशन या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट आगे करने के लिए। सो दैट टाइम डीएमके, क्योंकि 2 बार से एआईडीएमके जीती थी, जयललिता ने रिपीट की थी 16 के बाद 11 के बाद 16 में, तो वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस था। सामने ये आ गए और प्रशांत किशोर को ये अच्छे से नज़र आ रहा था क्योंकि 24 में उन्होंने ये शुरुआत शुरू कर दी। तो अब स्टालिन के बाद भी तो, डीएमके के बाद भी तो अगले चुनाव आने वाले हैं, तो प्रशांत किशोर और उनके लोग चूंकि वहाँ पर मौजूद थे, दे कुड सी दैट द लीडर इज इमर्जिंग। दैट इज़ द प्रिसाइसली रीजन वाई ही कुड से दैट कि ही इज़ लाइकली टू विन। आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वाई आर एग्जिट पोल्स नेसेसरी एट ऑल? 3 दिन में तो वैसे ही अपने ऑफिशियल रिजल्ट आ जाने हैं, हम लोग इतना भी नहीं वेट कर सकते? इतना मतलब हल्ला क्यों होता है एग्जिट पोल्स के ऊपर? नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपको कि हल्ला क्यों होता है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि एग्जिस्ट कर रही है, रिलेवेंस है उसकी, तो उसके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है जी। वो ताकत है डेटा की। आपको रिजल्ट में इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग डे में ये तो पता चल जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है, हार रही है, किसको कितना वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन किसने किसको वोट किया है और क्यों जो है क्यों किया है वो नहीं बताएगा इलेक्शन कमीशन, वो नहीं बताएगा। क्या कारण है, क्या वजह है, जिस भी पार्टी जिस भी लीडर को वोट किया जा रहा है और बड़ी इतनी बड़ी आवाम है, छोटी संख्या की बात नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब वो जो क्यों का आंसर है वो उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है। और उस क्यों से निकल के आते हैं फ्यूचर कोर्स करेक्शन, क्यों से ही आएंगे ना। व्हाट वी डू इन एग्जिट पोल, वी डू ट्राई एंड डू द डायग्नोसिस, राइट, कि पूरे स्टेट में हमने स्कैनर चलाया और पाया कि चल क्या रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद है, क्या व्याप्त है, उसमें इश्यूज भी आए, प्रॉब्लम्स भी आए, गवर्नमेंट की द इनकम्बेंट गवर्नमेंट की डिलीवरी के पैमाने भी आए, इंडेक्सिंग भी आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं अक्रॉस द डेमोग्राफी, अक्रॉस द जोग्राफी, कि उम्र, जाति, वर्ग, ये सब लोग किस तरह से वोट कर रहे हैं। 6 डेमोग्राफी, ये 6 डेमोग्राफी 3 यूनिक है, जेंडर, एज और ज्योग्राफी में रूरल या अर्बन ये कहाँ रहता है, कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है, और 3 कॉमन है, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन। तो इन्हीं पैमानों के ऊपर ये जानना जरूरी है कि किस डेमोग्राफी ने किसको वोट किया और क्यों किया। तो वजह जो आपकी मौजूद है ज़मीन पे, सरकार का काम क्या है, मैं वोट ही कर क्यों रहा हूँ, मैं वोट कर क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए वोट कर रहा हूँ। वोट करने का तात्पर्य मैं अपने बीच का किसी जनप्रतिनिधि को सरकार में भेज रहा हूँ ताकि मेरे सरोकार के विषयों को सही फोरम में सही जगह पर उठाकर पॉलिसी बनाकर मुझे डिलीवरी की जाएगी और उससे होगा। सरकार का काम क्या है, सरकार के भी 6 प्रमुख काम है। किस बात के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार की बात कर लें, रोड, बिजली, पानी, ये तीनों चीजें जो है अक्रॉस, कोई कितना भी अमीर हो कोई कितना भी गरीब हो, इन तीन का विषय का लेना देना। रोड, बिजली, पानी, इसके बिना आपका जीवन पॉसिबल नहीं, और ये सबके लिए सरकार जिम्मेदार है, आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। एक बात। उसके बाद आता है स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी व्यवस्थाएं, का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। ये 3 चीजें, जरूरी नहीं कि हर आदमी सरकारी स्कूल में या हॉस्पिटल में जाए,
इसके ऊपर 80 से 90% लोग इसमें जाते हैं। 80 से 90% उनका जीवन इस पे निर्भर है। उसके बाद जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 80% लोग का जीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान या फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है। तो किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और सुविधाएं सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। सीड से शुरू होके, बीज से शुरू होके, खाद फर्टिलाइजर से लेके इरिगेशन के लिए पानी, बिजली, प्रिक्योरमेंट और फिर उसका खरीदारी एमएसपी पे या उस पे, और यदि दिक्कत आ गई है तो उसका कॉम्पनसेशन जिसको आप इंश्योरेंस बोलते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार जिम्मेदार है। तो 80% लोगों का जीवन जो है सरकार ऑफ द डे के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो इलेक्ट और सिलेक्ट करते हैं बड़ी केयरफुली करते हैं, उनका वो पालनहार जिसको कहते हैं उसका वो सिलेक्शन करने वाला है। तो इतना सीरियस विषय है ये। तो इसीलिए ये सारे एग्जिट पोल और उसमें इन सब का आकलन और विषय रहता है, ताकि अगली सरकार की गवर्नेंस कैसे करनी है उससे आपको थोड़े आइडिया मिले। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि ये क्यों का जो तो अभी आपको आई बिलीव कि फेयर अमाउंट है, करना है क्यों, बड़ा बिल्कुल हमारे से भी प्रश्न करते क्यों है, ये पैसा कहाँ से आता है, क्यों। अरे भाई साहब, दुनिया में रिसर्च ही तो है। जो इतनी बड़ी दुनिया बन गई तो रिसर्च के बिना कहाँ से बनेगी। तो जो गवर्नेंस है वो भी तो रिसर्च से ही होनी है, रिसर्च ही तो जब आपने ये सवाल किया वोटर्स को कि क्यों आप विजय को वोट दे रहे हैं, आपके क्यों किसी को वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि विजय को दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं भाई। तो उन्होंने क्या कहा, बिकॉज ऑफ ए स्टार पावर और बिकॉज ऑफ द फ्रीबीज दैट ही वाज प्रॉमिसिंग, ही हैज प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहला कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए। हाँ, तो दूसरा सवाल आता है परिवर्तन के लिए वोट का, कुछ नया चाहिए, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो जब कुछ नया चाहिए तो भाई क्या नया चाहिए, तो नया इसलिए चाहिए कि देश ही, मैंने जैसे बताया ना, जो हम पब्लिसिटी, यानी मान लो कोई हीरो नहीं है, हर आदमी तो हीरो नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉमिस करता है, कुछ बताता है। मैं हमेशा कहता हूँ दावे, वादे और इरादे। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो दावे करती है, हमने देखो ये कर दिया। जो चैलेंजर है वो करता है वादे, उसके पास वादे ही कर सकता है मैं ये करूँगा। हाँ। और उसके हिसाब से जनता अपने इरादे तय करती है कि किस में ज़्यादा कौन ज़्यादा विश्वसनीय है, उसके हिसाब से होता है। तो विजय के संदर्भ में जब उसको स्टारडम वो देख रहे हैं और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, तो वो उसको बोल रहे हैं कि ये यदि आ जाए, इसको बना दिया जाए तो उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी वजह है। चलिए लेट्स मूव टू बंगाल। आपने यू डिसाइडेड दैट यू विल नॉट रिवील द रिजल्ट्स बिकॉज यू सेड द वोटर्स वर स्केर्ड टू एडमिट और टू रिवील एनी इंफॉर्मेशन। तो इट इज़ नाउ क्लियर इन हाइंडसाइट दैट दे वर स्केर्ड ऑफ टीएमसी. That is why, do you agree with that assessment that they were afraid of TMC, that's why they did not say, because they voted for BJP? तो अब मैं आपके मंच से बहुत बड़ी और बहुत महत्व की बात कहने जा रहा हूँ। जो आपने सवाल पूछा ना कि बंगाल के वोटर डरे थे क्या, आपने पोल क्यों नहीं किया, और डरे थे तो किससे डरे थे, यही 3 प्रश्न। बंगाल के केस में ऐसा है, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, डर की बात कर लेता हूँ। तो एक्सेस माई इंडिया के लोग पिछले 2016 से 17 में भी करीब 30 दिन तक हमारे लोग जलपाईगुड़ी जेल में थे, 2017। उसके बाद लगातार थाने तक तो पहुँचाए जाते हैं, लाए जाते हैं, और उसी दिन या दूसरे दिन उनको हम लोग किसी तरह से बेल आउट कराते हैं। और इस चुनाव के में भी दौरान 6 सर्वेयर दमदम जेल में 24 दिन थे, और उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि ये आते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं आप किसको वोट करोगे, और यदि कोई ने कहा टीएमसी तो उसके वोट काट दिए जाएंगे। अच्छा, यह आरोप था हमारे ऊपर। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में हमने उनकी बेल की अर्जी दायर की, और पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये आरोप था। और उसके बाद सारे तथ्यों को बताया गया, दिखाया गया, और हमारे एसेट्स जो हमारे टैबलेट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोन होते हैं सर्वर के, अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं जेल के अंदर ही, उन्हीं के कब्जे में। तो उन्होंने सब उसकी जांच पड़ताल करके देख लिया वगैरह वगैरह, अपने कहा। और फिर वो बोलते हैं परमिशन लेके आओ। अरे भाई, उनको कहा लोकतंत्र में
संविधान में बता दीजिए किससे परमिशन लेनी है बात करने के लिए, कोई प्रावधान हो तो उस अथॉरिटी उस बॉडी से जाके परमिशन ले ली जाए। वो तो है नहीं। तो इसीलिए कोर्ट में गए हम, तो कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार को फटकार लगाई, पुलिस को, और फिर उसके बाद हमने कोशिश करी, और सारे के सारे पुलिस स्टेशन में एक भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं था जिसमें ये मैसेज नहीं था कि एक्सेस माई इंडिया के लोग आएंगे, कहीं पर भी आए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ कहता कि उनको सीधे उठा के जेल में लेके आओ, और जेल में था कि उनको अंदर बंद कर दिया जाए। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि उनका मानना था कि आप शायद बीजेपी के एजेंट हो और आप बीजेपी के लिए पता कर रहे हैं कि कौन टीएमसी को वोट देने वाले हैं। वो बीजेपी तो नहीं कह सकते थे सरकार के नजरिए से, लेकिन दिमाग में उनके जरूर ये बात चल रही होगी। और लेकिन 2017 में तो ये कोई एसआईआर नहीं था। हाँ, 2016 में तो कोई एसआईआर नहीं था, और 21 में तो नहीं था जो चुनाव जीते इतनी बड़ी तादाद में। तब से मैं बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ज़मीन पे मौजूद है कि कोई भी आए उसको सीधे पुलिस स्टेशन लाओ, और पुलिस स्टेशन में कि कोई सुनवाई नहीं, कोई मीडिया नहीं, आप उनको सीधे जेल में रखिए। फिर नेचुरली चॉइस बची कोर्ट, तो कोर्ट से जाके उसमें भी हमने जलपाईगुड़ी कोर्ट से उसको रिहा करवाया, और फिर इनको भी कराया। अच्छा। तो दिस इज द सीन। तो अब जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, और तो और हम बहुत से नॉन पॉलिटिकल सर्वे भी करते हैं, बहुत से सर्वे एनएसएसओ जो सरकार की बॉडी है वो भी कराती है ज़मीन पे, तो उनको भी वहाँ पर बोला जाता है आप वीडियो से परमिशन लेके आइए, उसके बिना आप कर नहीं सकते। सर्वे जनता के सरोकार के विषय के, अच्छा, योजनाओं से संबंधित कि क्या डिलीवरी हुई, नहीं हुई, कैसी हुई, क्या हुई, वगैरह वगैरह। तो बंगाल में डिड द वोटर्स टेल यू दैट दे आर स्केयर्ड टू से एनीथिंग और यू केम टू द कंक्लूजन? सॉरी, बात ही नहीं करनी। अच्छा, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। उनको तो पता भी नहीं है अभी कि किस विषय पे हम बात करने वाले हैं। ऐसे नो, वी डोंट वांट। तो वो बड़ी संख्या में 20 से 30 लोगों से हमने फिर भी बात करने की कर पाए। मैं खुद भी गया, ऑन एयर है, उस समय कवर किया मीडिया ने, जब मैं सर्वे खुद कर रहा था एग्जिट पोल के दौरान, फेस 1 के पोलिंग के बाद। बट वो 20-30% से जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है, 70 की वॉइस उसमें नहीं आई है, तो हम कैसे उस चीज़ को कर दें। और जैसे मैंने कहा कि हम जाते ही एक्सेस माई इंडिया जाने ही जाते हैं एक्यूरेसी के लिए। आप जैसे और सबको ये पता है, सब ये परसेप्शन है सारी जनता के बीच में कि 2024 बहुत गलत हो गया। अरे भाई, उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये जानना कि किसकी सरकार बनने वाली है, फिर कितनी बड़ी और छोटी जीत हार होने वाली है, किसको कितना वोट शेयर मिलने वाला है। तो हमने 293 कहा, हमने कहा 360 से 400 तक सीटें आएंगी एनडीए की। हाँ। आई 293, सरकार उन्हीं की बनी। हाँ, बिल्कुल ये गलत है कि 50 से 60 सीटें हमारे आकलन से कम आई थी, बट ऐसे तो नहीं हुआ कि अपक्ष ने या एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो। तो उस हिसाब से डायरेक्शनली बिल्कुल सही प्रेडिक्शन था। तो 50-60 सीटों का फिर फासला होने से कह दिया गया कि बिल्कुल गलत, एग्जिट पोल कोई काम के नहीं। करेक्ट, एक्सेस माई इंडिया ने बहुत बड़ा डिबैकल कर दिया, सो एंड सो फॉर। तो अब यदि हम इस 70% लोगों ने जो बात नहीं करी और जो भी आंकड़े पेश करें, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हम बीजेपी को 160-180 सीटें जीतते दिखाते और आती 200 के ऊपर, हाँ, तो एक्सेस माई इंडिया का गलत हो गया। तो भाई गलत हो, अब मैं क्या बोलूँ, 0.1% के सैंपल साइज से कोशिश करते हैं कि परिणामों के करीब आए। कभी थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नाउ लुकिंग एट द रिजल्ट्स, नाउ दैट वी नो द रिजल्ट्स, डू यू थिंक बीजेपी वन? Well, first of all, there was anger against Mamta, that is very clear. But was it also a Hindu consolidation? The Hindu voters consolidated and they came together for BJP? तो विजय जी, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो विषय है कि देश में जब भी बीजेपी जीतती है तो उसको मीडिया और कुछ वर्ग के द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदू कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी जीती है, और जब भी हारती है तो ये कहा जाता है कि हिंदू बढ़ गए, इसके लिए बीजेपी हार गई। ये एक अमूमन राय धारणा कुछ लोगों में, कुछ वर्ग में व्याप्त है। अब तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी परिभाषा के अनुसार
आप ये कब कहेंगे कि हिंदू हो या कोई भी कंसोलिडेशन हो, कब कंसोलिडेशन हो गया? व्हाट इज दैट परसेंटेज टर्म में बात कर लें, यदि 100 हिंदू हैं 100, तो कब आप कहेंगे कि हिंदू कंसोलिडेशन हो गया? जितना उनको ज़रूरी है जीतने के लिए। तो जीतने के लिए ज़रूरी की परिभाषा देश में है, वेरी सिंपल है कि दूसरी पार्टी से यदि आपको एक वोट भी ज़्यादा मिल जाए तो आपको उस सीट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो उसको आप डिक्लेयर मान देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करके बताने की कोशिश करता हूं और आपके दर्शकों को और पाठकों को कि कंसोलिडेशन का जो महत्व होता है किसी भी स्टैट्स या किसी भी साइंस में, जब कोई चीज़ की मेजॉरिटी आ जाए, 100 में से 50% के ऊपर किसी चीज़ को किसी एक जगह पे जमा हो जाए, 4-5 चीज़ों पॉलिटिकल सिनारियों में कि किसी एक को 50% के ऊपर वोट हो, तो हम उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। क्योंकि जो फिर दूसरे 3-4 जगह जो नेक्स्ट 50% यदि वो बटे हुए हैं तो वो तो कम होंगे, वो तो विक्टोरियस फिर नहीं हो सकते, राइट। ये बड़ी एक सिंपल सी परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात करते हैं बंगाल इलेक्शन, जो आपने कहा। बंगाल इलेक्शन में 2021 में बीजेपी को मिले 38% वोट शेयर। ठीक है, 38%। अच्छी बात है कि कोई ऐसा अलायंस नहीं था, तो बीजेपी को 38%। और बंगाल के अंदर यदि हम ये मानते हैं 27% मुसलमान है और 73% हिंदू की पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लें सब लोग सबको वोट करते हैं, वो एक अलग बात है, बट कितनी संख्या करते हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो बीजेपी को 38% वोट मिले, तो गणित के हिसाब से, और 73% राज्य में हिंदू हैं, तो 52% बीजेपी को हिंदुओं के वोट मिले। तो मेरे आप सबके हिसाब से तो हिंदू कंसोलिडेशन हो गया। और सीटें मिली 77, 294 में से सीटें मिली 77। और दूसरी पार्टी को, टीएमसी को, वोट शेयर मिला 48%, 10% का फर्क, और उनको सीटें मिली 215 के। तो 215 और 77 में आप गैप देख रहे हैं, तो भाई हिंदू कंसोलिडेशन तो था, फिर क्यों फिर जीत नहीं हुई? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, जीत हार हिंदू मुसलमान से नहीं होती है। ये कह के आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी बंगाल की बात करें, आप नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर खुद का, और बीजेपी की अन्य राज्यों में सरकारें जहां की रिपीट हो रही हैं, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, यूपी की बात करें तो 2 चुनाव जीत गए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए और तमाम राज्यों की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए एनडीए के परिप्रेक्ष्य में, तो आप उनके द्वारा किए गए अच्छे काम, गुड गवर्नेंस, गुड डिलीवरी को अंडरमाइन करते हैं ये कह के कि बीजेपी की जीत तो तभी होती है जब हिंदू मुसलमान होता है। ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत करके कह रहा हूँ। ये जीत और हार का जो विषय होता है, इनकम्बेंट, बंगाल की बात करें, इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मिसरूल, जिसको मैं जब 6 सर्वेयर बोलता हूँ तो वो बंगाली तो थे, वोटर ही तो थे। उनको 17 में भी जेल भेजा था, बाद में 21 में भी चुनाव हुए, बट मेरे सर्वेयरों को यदि जेल में भेज दें तो मिसरूल हो गया, ये कोई बात नहीं बनती भाई। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब पूरी की पूरी आवाम को ये फील आता है कि भाई अब इनसे ना हो पाएगा, 3 टर्म हो गए, 15 साल हो गए, उसके पहले 33 ईयर ऑफ लेफ्ट का रूल, तो वो 33 साल के बाद अल्टरनेट लोगों को मिला टीएमसी में, तो वो उसकी तरफ गए। और पिछले 15 साल में और बल्कि जो आने वाले थे कॉरपोरेट, उनको भी बंगाल से भगा दिया। इसका मतलब होता है, आप रोजी रोटी, मैंने कहा ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पूजा से ज़्यादा महत्व बड़ा पेट का है, पूजा से ह्यूमन काइंड के लिए पूजा से बड़ा महत्व पेट का है, और पेट से बड़ा महत्व जान का है। भय जिसको बोलते हैं, जान, मेरी जान चली जाए तो मेरा पेट क्या करेगा, मेरी पूजा क्या करेगी। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो जिसके घर में खाने के लिए पहली प्राथमिकता हो, उसको धर्म से बड़ी चीज है इकोनॉमी की, पेट की। तो उन विषयों के ऊपर आदमी वोट करता है, तो बड़ी संख्या में। तो यू आर सेइंग दैट द बंगाल वोटर फर्स्ट ऑफ ऑल feared for his life
was uncertain about his economic future Yes. and least concerned about religion. यस, सो मच सो दैट कि जब आपने कहा, आप टीएमसी की भी बात कर लेते हैं कि उस दूसरे तरफ मुसलमान कंसोलिडेशन, इस बार मुसलमानों ने भी अपना वोट, बड़ी संख्या फिर भी टीएमसी को मिली 60%, जो कि 21 में 80% से ज़्यादा मिली थी। हाँ। जब 0 सीट, लेफ्ट और कांग्रेस को बंगाल में 0 सीट आती है, उसके मतलब समझ रहे हैं आप 21 के चुनाव में? इस चुनाव में दोनों को 2-2 सीटें आई। हुमायूं कबीर की पार्टी को 2 सीट आई, खुद ने जो चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब है कि, और मुर्शिदाबाद मालदा रीजन में जो बीजेपी को पहले 12 सीटें मिली थी, इस बार 22 सीट मिली 41 में से। इसका मतलब उनकी सीटें सब्सटेंशियली कम हुई, और इसी रीजन में लेफ्ट, हुमायूं कबीर और इनको सीटें मिली। तो मुस्लिम्स आल्सो लॉस्ट, मुस्लिम ने भी जो वोट है टीएमसी से हट के वोट किया। तो अब आप क्या कहेंगे, उसको आप बता दीजिए। तो आई एम श्योर कि जो ये कहते हैं, वो जो वर्तमान सरकार है, उस समय पे उस इनकम्बेंट गवर्नमेंट, देश के अंदर मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उसके परफॉर्मेंस के बिना कोई सरकारें रिपीट नहीं होती, आप भूल जाइए। So it looks like you are pretty sure that BJP was going to come to power. In hindsight, do you regret not making the prediction? ना, नॉट एट ऑल। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने डेटा साइंस और उस चीज़ को ही हवाला देते हुए वो सही किया। मुझे डर बस इस बात का होता है, जब लोग प्रिडिक्ट, हमारा दिशा सही हो लेकिन संख्या शायद कम ज़्यादा हो, और फिर भी कह दें आपका गलत हो गया, तो मैं गलत करने से डरता हूँ। मैं गलत करने से डरता हूँ कि मेरे पास डेटा नहीं है और मैं किसी भी चीज़ को प्रदीप गुप्ता के माइंड में क्या चल रहा है और वो प्रिडिक्ट कर दे। नो, इस बात से मैं डरता हूँ। एक और सवाल है बंगाल पे। 2 इलेक्शंस थे 2 फेजेस में। आपने फर्स्ट फेज में सर्वेयर्स भेजे, और इट बिकेम वेरी एविडेंट दैट द वोटर्स वर फियरफुल इवन देन। आपने खुद ही कहा था कि 6 out of 10 respondents were not willing to speak to your surveyors. Right. So why didn't you call off the survey at that point? Why did you have to do the survey in the second phase also? आपको क्या मिला सेकंड फेज में करके? लगातार ट्राई करना, कोशिश करना, ये हमारी वो है। लेकिन सेकंड फेज में भी अगर आपने किया तो रिजल्ट्स अगर बिल्कुल क्लियर आए होते, वोटर्स हैड नॉट बीन फेयरफुल, आपको बताया होता, बट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द स्टेट वुड हैव स्टिल बीन फ्लॉड, बिकॉज फर्स्ट फेज में तो आपको मिले नहीं कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आंकड़ों को रिलीज करना और वो सही गलत होना, मैंने जैसे कहा, हमारा ये उद्देश्य और पर्पस नहीं है। यदि वो हमने नहीं किया होता, जो भी 20-30% किया, तो जो किस लोगों ने कैसे और क्यों वोट किया हुआ, उसके आंसर तो हमारे पास तो कभी मौजूद ही नहीं होते। तो आज हमारे पास दैट वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, इतना हिस्टोरिकल चुनाव और बीजेपी के लिए मैंडेट कैसे और कहाँ से आया है, वो बहुत बड़ी वेल्थ है। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द इंडियन वोटर। यू आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड, आप मतलब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी। हम जर्नलिस्ट जाते हैं, वी इंटरव्यू अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंड ट्राई टू अराइव एट ए कंक्लूजन, बट यू आर सो कनेक्टेड विद द वोटर्स। डू यू थिंक that the Indian voter is a smart voter? Are they mature? मैंने जैसे कहा, उनके जीवन का सवाल है, तो दे आर सुपर मैच्योर, सुपर स्मार्ट, उनसे अच्छा कोई नहीं है। उसको अपने सरोकार के विषय और उन सरोकार को कौन और किस में विश्वास किया जाए, वो अच्छे से जानते हैं और बड़े अच्छे से इवेल्युएट करके वोट देते हैं। तो अगर इंडियन वोटर इज सो मैच्योर एज यू से दे आर, एंड दे आर वेरी स्मार्ट, then that means that they are not swayed by poll promises, freebies, ये सब, or do they get swayed by that? अरे भाई, मुझे बताओ, 1500 रुपये में किसी का कोई जीवन चलता है क्या? आप 1500 रुपये में आपका घर चल जाएगा पूरा? तो वो सब गलत बातें हैं। इसके चलते इस बार एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि 3 जगहों पे सरकारें बदल गई। बड़े चुनाव, तीनों बड़े स्टेट, सबसे बड़े बंगाल में, केरला में और तमिलनाडु में, उन्होंने भी तो खूब फ्री भी है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कोई एक चीज से नहीं होगा ना जी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 1500 रुपये में आपका जीवन कैसे तय हो जाए? तो फिर इंडियन वोटर मैच्योर कैसा हुआ कि अगर वो 1500 के प्रॉमिस पे
आपने उनको वोट दे दिया, उन्होंने कहा नहीं कि दिया ना, इन दैट से वोट नहीं दिया, तो कहाँ दिया? विजय ने भी तो पोल प्रॉमिस किया है कि मैं आपको उसके लिए नहीं दिया। अरे भाई, सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं जो सरकार का काम देना है वो उसने वो प्रॉमिस किया हुआ है, वो सारी सरकारें कर रही है, अगर मैं दूसरों ने भी किया हुआ है। 300 यूनिट पावर में फ्री दे रहा हूँ तो वो सरकार वो उन डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका कि 200 से 300 यूनिट का बिजली का जो खर्चा होता है वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसके 200-300 रुपए होते हैं। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1500 और 2000 में किसी का जीवन थोड़ी चलता है। बियॉन्ड दैट देयर आर मच मोर थिंग। तो किसी एक चीज की वजह से, मैंने जैसे कहा, जीत और हार नहीं होती है। इट्स अ लार्जर देन लाइफ विषय की बात होती है। तो फेयर इनफ, अगर जैसे आप सोच रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी इतने ही समझदार हैं, हाँ। उनको भी अगर पता है कि फ्रीबीज या प्रोमिसेस से वोट नहीं होगा तो क्यों करते क्यों हैं? एब्सोल्युटली। अब उनको तो चुनाव जीतना है। इफ दैट इज द केस, भाई साहब, आपको गवर्नेंस सारे पैरामीटर्स में करने पड़ेंगे। इतने मंत्रालय, 50 मिनिस्ट्री बनी है तो 50 विषय हैं। फ्रीबी उसमें से एक छोटा विषय, 50 विषयों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। सही। और वही डिलीवरी जनता के भी 50 सरोकार के विषय है ना, एक कहाँ है? तभी तो ये मंत्रालय बने हुए हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि भाई साहब, कोई फ्री देने से, प्रॉमिस से नहीं होने वाला। आपको ऑल पैरामीटर्स में जनता की उम्मीद के मुताबिक खरे उतरना पड़ेगा यदि जीतना है तो। पॉलिटिशियंस शुड टेक अ लेसन फ्रॉम यू एंड स्टॉप प्रॉमिसिंग फ्रीबीज देन। देखिए, वो तो देखिए, एक रेसिपी बनती है ना विजय जी, तो उसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट होते हैं जी। तो हर इंग्रेडिएंट का अपना रोल है, बट केवल उसी का रोल है ये नहीं हो सकता। अभी आप, यू हैव बीन कंडक्टिंग दिस फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, दीज पोल्स, have you noticed a change in voter behavior over the last 10 years, or maybe there is no change? Are women becoming more instrumental? Are they making their decisions to vote more independently, या अभी भी वो जो अपने सोसाइटी के जो मेल फोक हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन, तो पीपल आर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग मतलब उनको अब ये पता है, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सबकी वजह से उनको ये पता है यदि ये रोड खराब है या अच्छी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। म्युनिसिपल, नगर पालिका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनको ये पता है इस रोड के लिए कौन। तीनों रोड के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार अलग अलग होता है, सबके अलग। विद इन द सिटी के अंदर जो है म्यूनसिपलिटी होती है, विद इन द स्टेट जो है राज्य सरकार, और जो नेशनल हाईवे है उसके लिए नेशनल। तो ये उनको अच्छी तरीके से पता है। अब ये पता होने की वजह से पुराने ज़माने में ज़मींदार होते थे, वो आंख कर देते थे, बोलते भी नहीं थे, आंख उठा के बोल देते इसको जाके वोट कर दो, पूरा गांव कर देता था। करेक्ट। उसके बाद घर का मुखिया बोल देता था। अब कोई मुखिया नहीं की बात कोई नहीं सुन रहा, जमींदार की बात कोई नहीं सुन रहा, नेता की बात कोई नहीं सुन रहा। वो सब अपनी विजडम, अपना डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अब जो एजुकेशन का लेवल है मोर देन 90% है। एजुकेशन स्कूल में जाने से की बात नहीं होती है, उनके सरोकार के विषयों के बारे में जो उनको जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, सुपर इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन उनके काम की कितनी है, उनकी ये विजडम है कि ये सही क्या है और गलत क्या है, ये विजडम है। अच्छा, so that's very hopeful for India. Of course, yes. Right. Now, this was also, like you said, कि रूरल एरियाज में पहले होता था कि ज़मींदार बोल देता था, घर का मुखिया बोल देता था, तो द एंटायर विलेज, द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड वोट एन मास, एन ब्लॉक, मेजॉरिटी। इट वाज वेरी इजी फॉर यू इन द पास्ट टू डू द सर्वे, बिकॉज आपने 15 लोगों से कर लिया, आपको पता है कि इस गांव के सारे। अब बहुत मुश्किल हो गया है क्या? बिल्कुल। अब मैं आपके यही वजह आपने विजय जी आज इतने सब्जेक्ट छेड़ दिए हैं जो कि जनता को बिल्कुल पता नहीं। देश जो है 30 साल में होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस हो गया। इसके क्या मायने? ये कॉर्पोरेट सबके सरोकार के विषय, इलेक्शन उस सरोकार के विषय में एक अहम विषय है। होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? आज से 30 साल पहले हम जब पूरा बोलते हैं तो हम हमेशा मेजॉरिटी की बात करते हैं। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर एक ही तरह के कपड़े पहनता था, एक ही तरह से खाना खाता था, एक ही तरह के स्कूल में जाता था, एक ही तरह की मूवी देखता था। तो ये जो कंजम्पशन था, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब एक ही तरह का होता था।
आज जो हम पुराने समय 30 साल पहले बोलते थे भाई साहब फॉरेन जाओगे तो बाजू वाले के यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, वो अब इंडिया में है। क्यों? क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज एंड अफोर्डेबिलिटी एंड कंपनियों ने जानते हुए कि जो शैम्पू की बोतल चाहिए तो पहले तो 350 रुपए की आएगी, आपकी कमाई नहीं है 1000 रुपए, 350 रुपए की कौन बोतल लेगा। अब वो 3 रुपए और 1 रुपए में शैम्पू आ गया तो अफोर्डेबिलिटी हो गई, एक्सेसिबिलिटी यानी माल अवेलेबल है। एक सवाल है मुस्लिम समुदाय पे। वी आर सीइंग दैट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक ऑफिसेज एंड द सोसाइटी हैज बिकम lesser and lesser. There are very few now Muslim legislators. There are no Muslim CMs at all. So when you are doing your survey, आप मुसलमानों से भी बात करते हैं, do you get the sense or do they tell you that they are feeling more alienated, less part of the country? हाँ, आपने उस समय ये विषय को मेरे से मिस हुआ कि आप बोल रहे थे धर्म के आधार पे वोट करते क्या हिंदू कंसोलिडेशन, लेकिन मैं इतना पूरी ताकत के साथ कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि लोग अपने जाति के आधार पे जरूर वोट करते हैं। अच्छा, क्योंकि जाति का मतलब है ये मेरे बीच का आदमी है जो भी लीडर है, ये मेरी रहन सहन, संस्कृति, विषय सबको जानता है, तो जो भी ये निर्णय करेगा ये मेरे सरोकार के विषयों के बहुत करीब है। एम्पैथी होगी। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। तो जहाँ तक आपने मुस्लिम समुदाय की बात करी तो देखिए उनको भी ये क्लियर है, सवाल मुस्लिम समुदाय का नहीं, उस कंस्टिट्यूएंसी में मेरी बात मानी यदि अमुक जाति है तो एग्जाम्पल के तौर पे यादव ले लीजिए, बड़ा क्वाइट सब कास्ट के हिसाब से यादव आते, यादव की संख्या यदि वहाँ पे 30-40% है तो बट नेचुरल है दोनों तीनों प्रमुख पार्टियाँ यादव ही कैंडिडेट देंगे। सो सिमिलरली गोज विद द मुसलमान, यदि वहाँ के मुसलमान की मेजॉरिटी है तो वहाँ मुस्लिम ही जीता है ना। असम के अंदर कहने को 30% मुसलमान है, लेकिन कंसोलिडेशन जो मुसलमानों का है वो लोअर असम में डुबरी, बरपेटा और सिलचर में है, तो वहाँ से 26 सीटें जो आई है 102 सीटें एनडीए ने जीती हैं, इसका मतलब 24 सीटें जीती हैं, उस 24 में से 22 मुसलमान की हैं। तो जहाँ मेजॉरिटी है वो जीत रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल भाई, जिसकी मेजॉरिटी वही तो जीतेगा, वही तो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो उसमें अब वो समझ चुके हैं इस चीज़ को, लोगों का भला हो, हमारा भला न हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं देखता। अच्छा, एक पूछना मैं भूल गया था, सिर्फ बंगाल में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आरएसएस कितना बड़ा फैक्टर था? हाँ, तो तीसरी जो वजह होती है चुनाव जीतने हारने की कि एक आपकी ब्रांड इक्विटी है, ठीक है, मोदी सरकार का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बीजेपी सरकारों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है दूसरी राज्यों में, लेकिन उसको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। मोबिलाइज करना है जो वो तो ब्रांड इक्विटी है, लेकिन एक्चुअल कन्वर्सन तो आउटलेट से होता है ना जी। कोई ब्रांड बहुत बड़ा है लेकिन वो जब तक आउटलेट में अवेलेबल ही नहीं होगा तो उसके बड़े और छोटे होने से क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं, ऐसे कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, टाटा नमक है, अब नमक अवेलेबल ही नहीं होगा, टाटा नमक तो रहा है, टाटा नमक बहुत अच्छे, तो उससे क्या करना है। तो वो सारा का सारा काम संगठन, और संगठन सिर्फ आरएसएस नहीं है, बीजेपी में भी आरएसएस तो है ही है, उसको आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन बीजेपी में भी, और जो बीजेपी के चुनाव लड़ने की शैली और प्रक्रिया जानते हैं, उन्होंने 21 में भी वैसे लड़ा था। तो जो 2 सीट से चल के 3 असेंबली सीट्स आई थी 2016 में, 21 में आई 77, तो 3 से, और 10% वोट शेयर था, तो यहाँ 3 से चल के 206 तक पहुँचना या 7 तक पहुँचना, तो ये संगठन का ही कमाल है। वहाँ कार्यकर्ता चाहिए, जैसे मैंने कहा आउटलेट चाहिए, तो संगठन और बीजेपी की संगठन खासकर, इसमें मुझे कोई पर्सनल वो बोलने में पूरा का पूरा श्रेय एक ही व्यक्ति को है, संगठन का, और ये जो कन्वर्सन का है वो अमित शाह को है, उसके बिना नहीं होगा। अमित शाह आपके कार्यकर्ता, काम होना कार्यकर्ता और काम करना ये 2 अलग अलग विषय। तो पूरा का पूरा ये जो संगठन उन्होंने पिछली बार जब हार हुई 21 में, तो उससे बहुत सारे लेसन लिए, और कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने कहा ना, हमारे लोग भी जाते हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ता बिल्कुल मौजूद रहते हैं, और वो आपको वहीं पे वो कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, एसआईआर का कितना इफेक्ट था? अब विजय जी, जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा डेटा और उसके साथ बात करता हूँ। तो आज की डेट में कम से कम मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं कि हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कितने नंबर
SIR के चलते कटे, और जो कटे उसमें से कितने डेथ हो गए थे या परमानेंटली माइग्रेट हो गए थे उनके कटे, और कितने जो हैं वो मौजूद हैं फिर भी शायद कट गए। तो जब तक ये तीनों विषयों के आंकड़े ना हो, मैं उसके बारे में कुछ भी चर्चा करना बेमानी होगा मेरे लिए। आपने अभी कहा कि जैसे लेफ्ट 30 साल से पावर में थी, फिर TMC 15 साल 50 अब बीजेपी को भी अगर 15 साल दिए जाते हैं तो यू थिंक दे विल बी एबल टू चेंज द फेस ऑफ द स्टेट इन 15 years, और विल मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे माइंड में जवाब है उसका, इट्स नॉट अबाउट बंगाल, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, इट्स अबाउट पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया, यानी 25% आबादी या मास। तो बंगाल यदि बीजेपी, और इतना बड़ा मैंडेट है, अब तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई ऐसा अलायंस नहीं, कुछ भी नहीं, तो इट्स नॉट अबाउट बंगाल। इस जीत से पूरे के पूरे देश की दशा और दिशा बदल सकती है एज फार एज द इकोनॉमी को। कैन यू एलैबोरेट? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम और 7 स्टेट, वो भली संख्या में छोटे हों लेकिन रिसोर्सफुल इतने हैं ना, वो अंडमान का भी रास्ता बंगाल से जाता है इन रियलिटी। तो अंडमान में आपको पता होगा शायद कि बंगाली और साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज और कुछ लोग बोली जाती है, राइट? तो क्यों? क्योंकि वही तो रिसोर्स है आपके। ऐसा कहा गया है कि जिस देश में सबसे ज्यादा पोर्ट्स होते हैं ना, वो देश सबसे ज्यादा प्रॉस्पर होता है। उसका कारण, जब तक माल इधर से उधर ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? तो ये पूरे, अब क्या हालत है बिहार की, यदि आप थोड़ी देर के लिए नेचुरल रिसोर्सेस माइंस को अलग कर दें तो उड़ीसा की क्या हालत है? असम और नॉर्थ ईस्ट तो एकदम ही कट ऑफ हो जाते थे। बंगाल की क्या हालत है? कितने लोग बाहर चुनाव, तो वो टर्नआउट में वो भी है, जो जाते थे उनको डर लगा कि इस बार मेरा ऐसा ही नहीं जाऊंगा तो मैं परमानेंटली जी गया, देश से ही गया, मेरा नाम गया, तो मेरा वोटर का राइट से गया, मैंने देश का नागरिक ही नहीं रहूंगा। तो इस फिनोमेना में हमारे मैं मुंबई रहता हूँ, तो वहाँ से मैं पहले जबलपुर, सारे तरफ से मुझे आते थे, इस बार तो सर सब जा रहे हैं जो वोट करने। मैंने कहा इतना तो पूछ लो किसको वोट करेंगे। तो बोले इस बार तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं लोग। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि बंगाल का इलेक्शन इज गोइंग टू चेंज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पूरे देश की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखता है। इतनी संख्या है ना सर, इतने रिसोर्सेस है नेचुरल, तो उसको हार्नेस ही तो नहीं किया। जो हार्नेस करने गया था टाटा नैनो फैक्ट्री लगाने, उसको भी भगा दिया गया। और बंगाल में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सारे कितने, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, ITC से ज्यादा कितने सारे कॉर्पोरेट्स थे। अब बेंगलोर में है ITC का हेडक्वार्टर फूड का, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, सारे चले गए। सारे कलकत्ता के मारवाड़ी बॉम्बे में आ गए। पहले राजस्थान से बंगाल गए थे, बंगाल से सारे बॉम्बे में आ गए थे, और बॉम्बे से UK में चले गए, और अब US में चले गए। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया इकोनॉमी पे इफेक्ट बंगाल के इलेक्शंस की। व्हाट अबाउट पॉलिटिकल लैंडस्केप? इससे जो बदलेगा, अब बीजेपी रूल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट फॉर लिटिल पैचेस, सब जगह। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर क्या होगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अपोजिशन या चैलेंजर का जो फ्यूचर है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे खुद का भी डिपेंड है और उनका भी डिपेंड है। तो यदि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई बीजेपी के प्रति, तो यदि बीजेपी और NDA जहाँ पर है उसको तो सुपर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार हो गई, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि NDA की सरकार है। चलिए मान लेते हैं कि वो कर लेते हैं परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द ऑपोजिशन? तो जब तक ये परफॉर्मेंस इनका वीक या पुअर नहीं होगा, तब तक ये जीतते रहेंगे और वो हारते रहेंगे। एंड दे विल बिकम मोर एंड मोर मार्जिनलाइज्ड। नहीं, मेरे हिसाब से जब हार आपकी होती है तो आप और कोशिश करते हैं मजबूत होने की। तो एक थ्रेशोल्ड आता है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। देश में वो थ्रेशोल्ड पुराने समय में, देखिए पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 years रफली। उसके बाद फिर
दिक्कतें आई। तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने ज़माने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। जब आप हाइट पे पहुंच चुके हो तो बीजेपी को भी वो एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा, वो भी उसी राइज हो गई है। आपके लैंडमास राइज से एक्सपेक्टेशन राइज भी हो गई है। तो वो फर्क है। राइट। वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड, इंडिया इज परपेचुअल इन इलेक्शन मोड, लेकिन बीच बीच में जो गैप आई जाते हैं, अब अगला इलेक्शन होगा यूपी और पंजाब में अगले साल होगा, तो जब ये जो लीन पीरियड होता है तब आप क्या करते हैं? एक्सिस माई इंडिया क्या करता है? एक्सिस माई इंडिया के पास इतना काम है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिजनेस नहीं है, हाँ, एग्जीक्यूशन है। तो कॉरपोरेट के जितने भी बड़े से बड़े कॉरपोरेट, हाँ, चाहे आप यूनिलीवर की बात कर लीजिए, पीएनजी कर लीजिए, महिंद्रा कर लीजिए, बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन कर लीजिए बाहर के, और दी यूनियन विच इज़ द टोबैकुलोसिस बॉडी हैविंग दी हेडक्वार्टर इन फ्रांस, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। तो सोशो इकोनॉमी रिसर्च जो है वो लगातार चालू रहती है। इतना काम है। अब तो हम और आगे जाके एक्सिस माई इंडिया ने पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिसाइड किया है। देश में 4120 असेंबली कंसिस्टेंसी है। अच्छा। तो वहाँ पर लोगों के लिए उपाय के पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है, और ये उपाय केंद्र चालू किए। अच्छा, ये एनजीओ टाइप है? ये एनजीओ टाइप है, बट मैं एनजीओ के साथ बड़ी चीज़ें पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, यानी जब तक अभी सब टेक्नोलॉजी हो रही है ना, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज़मीन पे तो कुछ चाहिए ना कन्वर्ट करने के लिए जी। तो जनता से सरोकार के सारे विषयों को उपाय, एक्शन, इंफॉर्मेशन विद एक्शन, वहाँ पर हम करेंगे। तो अभी एक्सिस माई इंडिया जो है बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहा है, जनता से सरोकार के विषय, और उसका हमारा विज़न है टू कनेक्ट एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ऑल 25 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड। घर 25 करोड़ के लगभग घर थे जब हमने 10 साल पहले ये विज़न रखा था। एंड हमारा मिशन है एक्टिवली पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट एवरी डे टू ट्रांसफॉर्म 1 बिलियन लाइव्स। Impressive. Will this be supported by Government of India? नहीं, गवर्नमेंट सी एक प्लेटफॉर्म है, उसमें जैसे रिसर्च है तो एक रिसर्च है, बिजनेस है, उसमें कभी गवर्नमेंट के भी कुछ काम आ जाते हैं वो चीज़ें, कभी कॉरपोरेट के भी काम आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा, तो वो सबके काम आएगा, उसमें गवर्नमेंट भी। बहुत बात चल रही है वन नेशन वन पोल की, अगर वो हो जाता है तो फिर तो आपके पेट पे लात मारने वाली बात आ जाएगी फिर। ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब तक देश का भला हो रहा है या लोगों का भला हो रहा है, तो हमारे पेट की, जैसे मैंने कहा ना, बिजनेस इतना है कि एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। मैं एक और लाइटर नोट पे आपको बात बताता हूँ। हमने यूएस का इलेक्शन भी प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल सही किया, सही एकदम। हाँ। 25 में से 2 ही एजेंसी थी जिन्होंने ट्रम्प की विक्ट्री प्रेडिक्ट की थी, और 23 एजेंसी ने कमला हैरिस की विक्ट्री प्रेडिक्ट की थी। और मुझे बुलाया गया था कोर टीम ऑफ इनॉग्रेशन के लिए, मैं गया भी था, मिले भी थे सारे लोग वहाँ ट्रम्प कोर टीम के, गवर्नर से लेके तुलसी गबार्ड से लेके सारे। तो वापस मैं कहता हूँ, लोग ये कहते हैं ट्रम्प ये कर रहा है, ट्रम्प वो कर रहा है, मैं फिर भी कहता हूँ भाई वो जो भी कर रहा है उसके और उसके देश के लिए, उसको ऐसा लगता है कि सही कर रहा है, उसके लिए शायद इंडिया उतनी बेनिफिशियल या पूरा वर्ल्ड उतनी बेनिफिशियल पोजीशन में नहीं है। तो हमको लगता है कि ट्रम्प खराब है ना, ट्रम्प कोई खराब नहीं है, वो जो कर रहा है अपने देश के लिए ठीक कर रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? हमको फायदा नहीं हो रहा है तो हम उसको खराब कह दें, ये मेरी प्रकृति नहीं है। ठीक है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो किसी का कुछ फायदा होगा तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हमारे पास बहुत काम बहुत रिसर्च मौजूद है, कोई दिक्कत, कोई पेट पे लात नहीं। आपने कहा कि आप काम एक साल पहले शुरू कर देते हैं इलेक्शन के, पंजाब और यूपी के आपने शुरू कर दिए होंगे, तो क्या लग रहा है आपको वहाँ से? नहीं देखिए, लग रहा है, मैंने वापस कहा कि उसमें अभी 1 साल पहले जीत हार का विषय नहीं होता। नहीं, जीत हार का नहीं, जो अभी विषय होता है कि जो भी वर्तमान सरकारें हैं उनका कैसा प्रशासन है, क्या कैसा चल रहा है तो परफॉर्मेंस। क्या फीडबैक है यूपी में? यूपी में फीडबैक
इन टोटलिटी बात करें तो सेटिस्फैक्शन कोसेंट इज गुड। ओके। तो उस हिसाब से यूपी में उतनी दिक्कत आज की डेट में नहीं लग रही, बट यूपी जरा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट है, थोड़े समय में वो बदल जाता है। तो क्या इसके फैक्टर्स लिए हो सकते हैं बदलने में? कास्ट? नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, कास्ट तो हमेशा रहेगी। छोड़ दीजिए, कास्ट तो रहेगा हमेशा, परफॉर्मेंस ही रहता है। परफॉर्मेंस। और दूसरा रहता है कि इफ ये जो है परफॉर्मेंस इसका उतना ठीक नहीं है तो फिर दूसरा कौन अवेलेबल है जो इससे बेहतर होगा, यानी विकल्प, तो उसी हिसाब से चलता है। और पंजाब में सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा है? पंजाब में मिक्स है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गुड, बट चूंकि वहाँ पर अब 4 पार्टी नजर आती है, पहले तो 3 होती थी, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एनडीए यानी अकाली और बीजेपी साथ लड़ रहे थे चुनाव। अभी लोकसभा में तो नहीं लड़ा, सबने अलग। तो जब 4 पार्टी का चुनाव होता है, जैसे पहले यूपी में होता था, तो विनिंग कोसेंट 26% में भी समाजवादी ने सरकार फुल मेजॉरिटी की बना ली बिना गठबंधन की, और 29% वोट शेयर के साथ मायावती ने बना ली। तो इफ दिस इज द केस, तो भले ही 1/3 40% लोग खुश हों, या भले ही 1/3 लोग खुश हों 33%, लेकिन जब वो वोट बटेंगे तो वो 25% वाला भी जीत जाएगा वोटों के लिहाज से, जीत हार के लिहाज से। तो इस तरह से बढ़िया मजेदार सिचुएशन है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, कि आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन जाएं जैसे प्रशांत किशोर बने हैं? फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल कि आप खुद पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? नहीं, मेरे ना डीएनए में कहीं दूर दूर तक पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे ऐसा भरा लगता हुआ है है कि पॉलिटिक्स, क्या बात कर रहे हैं? मान लिया जाए, नहीं पॉलिटिक्स के वो अलग मायने, वो रिसर्च है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। और व्हाट इज सेफोलॉजी? साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी इज इक्वल टू सेफोलॉजी। सोशोलॉजी यानी लोगों का जीवन, लोगों के जीवन के विषय, ह्यूमन काइंड, राइट, और उनके माइंडसेट कैसे, वो हाउ दे मेक द डिसीजन। व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल, बिकॉज नीड्स ड्राइव्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी ह्यूमन काइंड। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप उस दिशा में चलेंगे, करेक्ट? आपको डांस करना है तो आप डांस सीखेंगे, जरूरत है आपकी, तो आपका डिसीजन मेकिंग उस दिशा में होता है। तो जहाँ तक पॉलिटिक्स फॉर प्रदीप गुप्ता, मैं यदि चुनाव में खड़ा हो जाऊं तो मेरी फैमिली वाले भी मुझे वोट ना करें क्योंकि मैं उन सबके नज़रिए से एक बहुत बड़ा मुंहफट हूँ और बड़ी कड़वी बातें बोल देता हूँ। इसका मतलब है मैं मीठी बात नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मेरे डीएनए में कहीं से भी वो पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है। आपने ये कह दिया कि पॉलिटिशियंस मीठी बातें करते हैं और कड़वी बात कभी नहीं बताएंगे आपको। अब मुझे नहीं पता, आप डिसाइड कीजिए। कम से कम मैं नहीं करता, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कहती है कि मेरे कंसल्टेंट बन जाएं और मुझे हेल्प मी विन द इलेक्शंस, आई थिंक यू आर एमिनेंटली सूटेबल फॉर दैट। नहीं, देखिए, रिसर्च वर्क की जहाँ तक बात है तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल क्लाइंट्स हमारे ऑलरेडी हैं और समय समय पे वो रिसर्च करते हैं और बिल्कुल प्रॉपर हम अपना, जैसे कई बार मुझ पे आरोप भी लगते हैं, मैं बोलता हूँ भाई मेरी तो डिस्पेंसरी है, जो भी आके खड़ा हो जाएगा उसमें एमआरआई स्कैनर चलाना है मैंने और बता देना है कहाँ विटामिन सी कम है, कहाँ डी कम है, कहाँ ई कम है। उसके हिसाब से आपने यदि दवाइयाँ ले ली, मेजर्स ले लिए तो जीत जाओगे, नहीं लिए तो नहीं जीतोगे। अभी बस इतना है। तो उसमें कोई भी आके कराओ, पूरा वाइट से पैसा लेता हूँ, पूरा चेक से आप पाएंगे मेरी बैलेंस शीट के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रेट प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।